नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, मान लीजिए आपके घर का पड़ोसी हमेशा आपको धमकी देता है कि देख लेना, एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आप इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते क्योंकि आपको पता है कि अकेले दम पर वह आपसे लड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी हैसियत आपसे कम है। लेकिन अचानक एक दिन वह पड़ोसी आकर आपसे कहता है कि अब अगर मुझे छेड़ोगे तो मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी खड़ा है। सोचिए आपके टेंशन का जो लेवल है वो कहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बात अब सिर्फ उस पड़ोसी की नहीं है, उसके पीछे खड़े उस बड़े खिलाड़ी की जो है हो गई है। साथियों, आज यही सिनेरियो अगर हम बात करें तो आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सामने देखने को मिला है। और यह सिनेरियो जो है वो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान को लेकर है। दो बड़े इस्लामिक देश जिन्होंने एक डिफेंस पैक्ट को साइन किया है। सऊदी और पाक के बीच रक्षा समझौता हुआ है और दोनों ने यह माना है कि अगर एक पर भी हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि ये दोनों के ऊपर हमला हुआ। और परमाणु विकल्प को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत के लिए जो है इसके क्या मायने होंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है इस पैक्ट की, इस समझौते की, कि इस पैक्ट में न्यूक्लियर के जो ऑप्शंस हैं उसको हटाया नहीं गया है, उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि सीधी भाषा में अगर हम समझे तो पाकिस्तान के पीछे अब सिर्फ उसका खुद का हथियार नहीं है, बल्कि उसके पीछे सऊदी अरबिया का पैसा है, उसकी टेक्नोलॉजी है और उसकी स्ट्रेटेजिक बैंक है। जब भारत से पूछा गया कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो भारत ने बहुत ही शांत रिस्पांस किया। और भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि हमें यह बात पहले से पता था, यह हमारे लिए कोई सरप्राइज या अचंभित करने वाला कोई समाचार नहीं। लेकिन सबसे असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया वाकई में इस प्रकार की चुनौती के लिए तैयार था? क्या भारत के सामने कोई नई दिक्कत इस रक्षा समझौते के बाद आ सकती है? आज के इस पूरे वीडियो में दोस्तों हम सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशन का इतिहास जानेंगे। हम जानेंगे कैसे दशकों से दोनों देश के बीच में गहरा रिश्ता रहा है। हम ये भी जानेंगे कि ये जो नया रक्षा समझौता है ये किस प्रकार से गेम चेंजर हो सकता है, इसके अंदर कौन कौन से क्लॉज रखे गए हैं और क्यों ये खतरनाक है। और हम परमाणु दृष्टिकोण से, न्यूक्लियर एंगल से भी हम इसके सच्चे अर्थ के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वाकई सऊदी पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को यूज कर सकता है, क्या भारत और विश्व पर इसका असर पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे भविष्य क्या होगा और जियो पॉलिटिक्स पर इसके क्या परिणाम आएंगे, ये सारे मुद्दों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आप समझ सकते हैं कि यह टॉपिक मिडिल ईस्ट, एशिया, भारत और अमेरिका के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे वीडियो को अंत तक आप ध्यान से देखिएगा। मैंने इंट्रो पार्ट में आपको यह बात बता दी कि हम लोग किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। आपके पास जो भी विचार है वो आप कमेंट करते रहिएगा। जब टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं सऊदी और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते का, तो इसका मतलब है कि ये एक दिन का तो कोई कहानी होगा नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी। दोस्तों, सऊदी और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है वो 1970 से चल रहा है। साथियों, जब हम सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के रिश्ते की बात करते हैं तो यह तुरंत का, एक दिन का हुआ कोई गठबंधन नहीं है। इसकी जड़ें आज से कई वर्षों पहले से हुई हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत बना हुआ है। 1970 यह वह समय था जब कई गल्फ देश जो हैं उनकी आर्मी जो थी वो ट्रेंड नहीं थी और सऊदी अरबिया ने अपनी आर्मी को ट्रेंड करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स, अपने ट्रेनर्स और अपने सीनियर ऑफिसर्स को सऊदी अरबिया भेजा
गल्फ कंट्री यानी कि अरब के मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए। और यहां तक कि उस समय पाकिस्तान के टॉप जनरल सऊदी फोर्सेस को जो है वो ट्रेनिंग देते थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के एक फॉर्मर आर्मी चीफ थे जिनका नाम था जनरल राहिल शरीफ, जो कि बाद में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म अलायंस के हेड भी बने, और इन्होंने भी जाकर वहां ट्रेनिंग दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1991 में जब गल्फ वार आया तो वहां भी पाकिस्तान का रोल काफी बढ़ गया। ये तस्वीरें हैं दोस्तों जो कि अरब और पाकिस्तान, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में इस समझौते के बाद की तस्वीरें हैं। दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है और इस मुस्कुराहट के मायनों को हमें एक एक करके जो है वो देखना है। लेकिन इसके साथ हम एक बात और भी डिस्कस कर दें कि आपको याद होगा कि जब इसराइल ने कतर पर, इसराइल ने लीबिया पर हमला किया, इसराइल ने 6 इस्लामिक देशों के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान ने जो है वह इस्लामिक देशों का जो संगठन है उस संगठन के साथ यह चर्चा की कि क्यों ना किसी भी मुस्लिम देश के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो हम क्यों ना नाटो की तरह एक इस्लामिक देशों का संगठन बनाएं और हम ये माने कि वो हमला हमारे ऊपर है और हम सब मिलकर उसका जवाब दें। ठीक, तो ये समझिएगा। और इसके बाद जो है ये एक एक्स पर आपको पोस्ट दिख रहा है, अ पोटेंशियली कॉन्सिक्वेटेड स्टेप इन पाकिस्तान सऊदी रिलेशन, ऐसा सारी बातें जो है हुई हैं। भारत सरकार के द्वारा जो है रिस्पांस भी किया गया है कि इन रिस्पांस टू अ मीडिया क्वारी रिगार्डिंग रिपोर्ट्स ऑफ साइनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरबिया एंड पाकिस्तान। ठीक, इसके ऊपर श्री रणधीर जायसवाल जी ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ साइनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बिटवीन these countries Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, गवर्नमेंट को पहले से इसके बारे में जानकारी थी कि ये होने वाला है, ऐसा इन्होंने पूरी की पूरी बातें कही। लेकिन हमने कहा कि हमें जानना होगा। दोस्तों सबसे पहले जानने के लिए हम 1991 के गल्फ वॉर की चर्चा करें, जब इराक ने कुवैत पर जो है वो हमला किया था और सऊदी अरबिया को अपनी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। उस समय पाकिस्तान ने अपने हजारों ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री को जो है वह सऊदी अरब की भूमि पर भेजा था सऊदी अरब की रक्षा करने के लिए। और सऊदी अरबिया लिटरली पाकिस्तान की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तहत जो है वह 1991 में ही गल्फ वॉर के समय आ चुका था। यानी कि इसका एक मैसेज ये था कि पाकिस्तान सऊदी अरब का केवल दोस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान सऊदी अरब का जो है वो बॉडी गार्ड भी है। आर्थिक रूप से अगर हम बात करें दोस्तों, तो आर्थिक रूप से अगर हम ऑयल के बारे में बात करें, हम मनी लाइफलाइन के बारे में अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस है। सऊदी अरबिया सबसे बड़ा हथियार है तेल और पैसे का, और पाकिस्तान लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, तो इस समय सऊदी अरबिया फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान को करता है। दूसरे लहजे में अगर हम कहें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा निर्भर जो है वो पैसे के लिए किसके ऊपर है? सऊदी अरबिया के। ऑयल की बात करें तो सऊदी अरबिया कई बार पाकिस्तान को बहुत ही कम रेट पर जो है वो ऑयल भी मुहैया कराया है। जैसे कि सन 1998 की मैं बात करूं दोस्तों, तो सन 1998 में पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था और पाकिस्तान के ऊपर जब सैंक्शन लगे थे, तब सऊदी अरबिया ने फ्री ऑयल शिपमेंट जो है वो पाकिस्तान को दिए थे। और यह लिटरली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आवश्यक था। हर बार जब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई है, हर बार जब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, जैसे हाल में हमने देखा था कि पाकिस्तान में आटा के लिए लोग एक दूसरे को चाटा मारने लगे थे, बहुत खराब स्थिति हो गई थी, तब भी सऊदी अरबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लोन के रूप में, एड के रूप में पाकिस्तान को दिया। 2023 में, 2024 में भी दिया, और आईएमएफ के साथ मिलकर सऊदी अरबिया बेल आउट पैकेज भी जो है वह पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान के लाखों लोग रोजगार के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं, लाखों वर्कर सऊदी में काम करते हैं, और वहां से जो धन भेजते हैं, जो धन प्रेषित करते हैं, जिसको कि हम रेमिटेंस कहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। और कहें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के रूप में सऊदी अरबिया से आता है। यानी कि पाकिस्तान और सऊदी सिर्फ दोस्त नहीं है दोस्तों, दोनों आपस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा और आगे बढ़े और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है।
और आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है दोस्तों, जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, सीरिया है, लीबिया, इजराइल है, टर्की है ना, ये सारे के सारे देश दिख रहे हैं। और गल्फ वॉर के समय ये सारे के सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये तो इस एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो जब पाकिस्तान अपने यहां न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था तो उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पैसे की आवश्यकता थी। यह बात 1980 और 1990 के आसपास की है जो मैं चर्चा कर रहा हूं। तो सऊदी अरब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को फाइनेंशियली, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। और पाकिस्तान के ऊपर जब सैंक्शन लगा था तो कहीं ना कहीं सऊदी जो है वह छुप कर पाकिस्तान को पैसा देता था। और एक एजम्पशन तो यह भी था कि अगर कभी सऊदी अरबिया को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी जो है वह उसी तरह रेडीमेड न्यूक्लियर बम्स और टेक्नोलॉजी जो है वह सऊदी अरब को दे सकता है। जो पश्चिम की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उन इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, चाहे हम सीआईए की बात करें, चाहे हम मोसाद की बात करें, तो उनको सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की थी कि कहीं पाकिस्तान सऊदी अरबिया को जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ना प्रदान कर दे। और कई बार तो यह भी रिपोर्ट आ चुकी थी कि सऊदी और पाकिस्तान जो है वो मिलकर न्यूक्लियर नेक्सस जो है वो बना रहे हैं। दोस्तों सऊदी अरब के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं, आपके स्क्रीन पर ये सऊदी अरबिया है। और सऊदी अरबिया के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यह इस्लामिक वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हाउस है। पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स वाला एकमात्र मुस्लिम देश। ईरान के बारे में अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पर ये ईरान देखने को मिल रहा है। और सऊदी और ईरान के बीच में जो है वह आप जानते हैं कट्टर दुश्मनी है। ईरान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ईरान सऊदी का जो है वह रीजनल राइवल है, एक दूसरे के विरोधी। इजराइल के बारे में बात करें, आपके स्क्रीन पर इजराइल है। इजराइल जो है वह ईरान के साथ भी और इजराइल जो है वो पाकिस्तान के साथ दोनों के ऊपर नजर रखता है। इसके पहले के वीडियो में जब हम लोगों ने बात किया था, आपको याद होगा कि जब हमने कहा था कि सऊदी अरब 35 नेशंस के साथ मिलकर रेड सी की रक्षा करने के लिए एक संगठन बना रहा है। और उस समय मैंने जब बात की थी तो मैंने एक स्थान के बारे में, एक चौक पॉइंट के बारे में बात की थी जिसका नाम था बाब एल मंडेब। तो बाब एल मंडेब स्ट्रेट की बात करें, चाहे पर्शियन गल्फ की बात करें, चाहे अरेबियन सी की बात करें, जो कि चेक पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्थान। और ये स्थान भी अगर हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए स्ट्रेट ऑफ बाब मंडेब दिख रहा है, गल्फ ऑफ अडन, ये लाल सागर है ना, ये गल्फ ऑफ अकीबा है। ठीक, तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती हो रही है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, यह एक बहुत, इस क्षेत्र में रीजनल पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा खेल जो है खेल सकते हैं। अब ये जो नया डिफेंस हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, ये एक तरह से अगर बात करें तो इस क्षेत्र में एक बहुत धमाकेदार डेवलपमेंट है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो ये डिफेंस पैक्ट साइन किया है, यह कोई साधारण कागजी समझौता नहीं है, बल्कि इस समझौते को आप एक गेम चेंजर के रूप में देख सकते हैं, जो आने वाले समय में पावर बैलेंस को जो है वो लड़ सकता है। क्योंकि इन्होंने ये बात की है कि हम वेपन सप्लाई करेंगे, है ना, और जो भी डेवलपमेंट होगा हम लोग मिलकर करेंगे। यानी कि सऊदी का पैसा होगा और पाकिस्तान की तकनीक होगी, पाकिस्तान का मैन पावर होगा, और ये पैक्ट जो है वो दोनों को जोड़ देगा। सऊदी जो है वो फंड मुहैया कराएगा, सऊदी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मुहैया कराएगा, पाकिस्तान जो है वो वेपन्स को डिजाइन करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और एक्सपोर्ट के लिए जो है वह अपनी कैपेबिलिटी जो है बढ़ाएगा। और इनका पूरा फोकस क्या है? एडवांस ड्रोन बनाने के लिए, मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए, सर्विलांस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए और साइबर वारफेयर टूल्स को बनाने के लिए। तो स्ट्रेटेजिक एंगल से अगर हम बात करें, रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो अगर यह गठजोड़ सफल रहा तो सऊदी को वेस्टर्न आर्म सप्लायर्स पर जो पूरी तरह डिपेंडेंसी थी वह अब नहीं रहेगी, और मिडिल ईस्ट में एक नई डिफेंस इकोसिस्टम को जो है वह जन्म दिया जा सकता है। साथियों सोचिए,
यह पूरा मामला एक चेन रिएक्शन की तरह जो है वह काम करेगा, और यह चेन रिएक्शन पूरे अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में हलचल जो है वो पैदा करेगा। पाकिस्तान इस समय एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तरह जो है वह सऊदी का जो है वह हेल्प करने वाला है। हमने कहा कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है अगर ये काम किया है ना, तो ये एक अलग ही गेम चेंजिंग के रूप में काम करेगा। कैसे गेम चेंजर के रूप में काम करेगा, एक चेन रिएक्शन के रूप में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन यहां कौन है, तो ईरान आपको देखने को मिल रहा है। और ईरान के बारे में आप जान रहे हैं कि ईरान बहुत तेजी से जो है वह न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने इसके ऊपर हमला भी किया था। और सऊदी अरब को जो है वो क्या डर है, सऊदी अरब को डर यही है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुआ तो गल्फ में पावर बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए सऊदी को क्या चाहिए, एक स्ट्रांग पार्टनर चाहिए जो उसको सुरक्षा मुहैया करा सके। और इसके लिए सऊदी किसके ऊपर डिपेंड है, तो इसके लिए सऊदी जो है वह डिपेंड है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। सऊदी जो कि यहां का ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है मिडिल ईस्ट का, और ये यमन के हूतियों से परेशान है। और यमन के हूतियों को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो यमन के जो हूतीज हैं या लेबनान के जो हिजबुल्लाह है, इनको सपोर्ट कर रहा है ईरान, जो कि इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कभी ड्रोन अटैक कर देते हैं, कभी जहाजों को किडनैप कर देते हैं, है ना। तो ये बड़ा दिक्कत है। तो ईरान के पास अगर ईरान मजबूत होता है, ईरान अगर न्यूक्लियर पावर में सक्सेसफुल होता है, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो सऊदी अरब को क्या चाहिए कि एक स्ट्रांग पार्टनर चाहिए जो उसको सुरक्षा दे सके, और उसके लिए पाकिस्तान ही वो देश दिखा जो कि इस क्षेत्र में न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। अब इसराइल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसराइल और सऊदी में अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन गाजा वार और हुतीस के अटैक के बाद जो है इस क्षेत्र में टेंशन बढ़ गया। सऊदी को लग रहा है कि इस क्षेत्र के हालात कभी भी जो है वो बिगड़ सकते हैं, इसलिए उसने जल्दी से डिफेंस पैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है। जिस प्रकार से इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया और अमेरिका चुप रहा, सऊदी को इस बात की समझ आ चुकी है कि वह अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वह साथ नहीं दे रहा है। ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है दोस्तों, ये सऊदी और पाकिस्तान का ये कोई पहला डिफेंस पैक्ट नहीं है। पाकिस्तान ने इसके पहले अमेरिका के साथ भी डिफेंस पैक्ट किया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोर्चे हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो वहां अमेरिका खुलकर जो है वह कभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। हाँ, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होगा वेपन से और बाकी सारी चीजों से, लेकिन कभी भी खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं हुआ। बाद में वो पैक्ट जो है वो टूट गया गल्फ वॉर के बाद। ठीक। तो इजराइल फैक्टर की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार से अभी घटना चल रही है, इस घटना के बाद सऊदी अरब को डर हो चुका है, और सऊदी अरब ने डर में, प्रेशर में जो है डिफेंस पैक्ट को फाइनलाइज किया। पाकिस्तान के फैक्टर की अगर बात करें, तो पाकिस्तान क्योंकि हमें पता है कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर देश है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और पाकिस्तान को एक ही चीज चाहिए और वो है पैसा। और पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को अर्जेंट में ऑयल चाहिए, पाकिस्तान को लोन चाहिए, और ये सब उसको बहुत तुरंत अगर कोई पकड़ा सकता है, दे सकता है, तो वो है सऊदी। और इसीलिए पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट को साइन किया है कि इससे पाकिस्तान को सऊदी से खूब पैसा भी मिल सकता है, और सऊदी से गुडविल भी जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो क्योंकि हम बात कर रहे थे कि सऊदी कभी डिपेंड था किसके ऊपर, तो सऊदी डिपेंड था अमेरिका के ऊपर, है ना। हमने अभी चर्चा की कि ईरान न्यूक्लियर पावर थ्रेट के माध्यम से सऊदी को क्या करता है, डराता है। गाजा वार और हुतीज अटैक्स ने जो है वह इस क्षेत्र में सिक्योरिटी के खतरे को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान पैसों की तंगी के कारण सऊदी के करीब आ रहा है। अब हम बात करते हैं यूएसए को लेकर। दोस्तों, यूएसए की जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, हमने कहा कि जिस प्रकार से इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया और यूएसए चुप रहा, तो यूएसए के ऊपर अब सऊदी जो है वो भरोसा नहीं कर सकता है। यूएसए कम भरोसेमंद साथी है। तो सऊदी को क्या चाहिए, एक नया साथी चाहिए। ठीक। क्यों? क्योंकि यूएसए गल्फ में मेन प्रोटेक्टर था। यूएसए सीरिया से जा चुका है, अफगानिस्तान से जा चुका है ना। अब यूएसए धीरे धीरे पीछे हट रहा है,
और यूएसए मिडिल ईस्ट एशिया के कंट्रीज में उतना एक्टिव नहीं। तो सऊदी को यह लग रहा है कि अब यूएसए के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट पैक्ट करें। और अभी हम लोगों ने बात भी की कि रेड सी का एरिया देखें या हुतीस के अटैक्स की बात करें तो यहां भी कहीं ना कहीं दिक्कत। अब थोड़ा सा हम लोग न्यूक्लियर के हिसाब से बात करें, इस पैक्ट को न्यूक्लियर के हिसाब से, तो दोस्तों ईरान जो है वो न्यूक्लियर एम्बिशन अपना बढ़ा रहा है ना। और न्यूक्लियर एम्बिशन अगर ईरान बढ़ा रहा है तो इस पैक्ट के सबसे बड़े और संवेदनशील पहलू पर हमें विचार करना चाहिए। और यह सबसे बड़ा यही फैक्टर है जिसने इंडिया, यूएसए, इजराइल और पूरे वर्ल्ड को जो है वो चिंतित कर दिया। ठीक, सऊदी डर रहा है, उसको चाहिए प्रोटेक्शन। पाकिस्तान के पास वेपन्स है, टेक्नोलॉजी है, ये सऊदी को दे सकता है। और रिजल्ट क्या होगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तरह जो है काम कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ईरान और इजराइल भी जो है वो अपने वेपन्स बढ़ाएंगे। और फाइनल आउटकम क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में आर्म्स की, हथियारों की दौड़ जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमने कहा कि बेसिक रूप से न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को दे सकता है। तो ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या होता है साथियों? पाकिस्तान के पास हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है और सऊदी अरबिया के पास अभी ऑफिशियली कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं। लेकिन अब ये जो पैक्ट हुआ है और ये पैक्ट अलाउ करता है कि पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर वेपन्स या टेक्नोलॉजी दे सकता है। सऊदी के भूमि पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय हो सकते हैं। तो इसी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला के रूप में हम जान सकते हैं, यानी कि एक कंट्री पर अपने न्यूक्लियर हथियार दूसरे देश को सुरक्षा के लिए दे सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएसए अपने नाटो एलाइज को न्यूक्लियर सिक्योरिटी दे रहा है, वैसे ही पाकिस्तान जो है वह सऊदी अरब को न्यूक्लियर सिक्योरिटी देगा। तो साथियों अब हम देखते हैं कि सऊदी पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है, क्या यह केवल मिडिल ईस्ट की कंट्री तक ही सीमित है या बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले क्योंकि यह मिडिल ईस्ट की बात है तो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने कहा कि मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में हथियारों की दौड़ जो है वो तेज हो जाएगी। इस पैक्ट से मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल जोन के रूप में जो है वो माना जा सकता है। ईरान और सऊदी अरबिया दोनों रिलीजियस और रीजनल राइवल्स हैं, शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है। अगर सऊदी को पाकिस्तान का न्यूक्लियर कवर मिलता है तो ईरान भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज करेगा और इससे एक चेन रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। और ये चेन रिएक्शन जो है अगर बढ़ा तो ईरान क्या करेगा, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाएगा, सऊदी पाकिस्तान से सपोर्ट लेगा, इजराइल अपने मिलिट्री पोस्चर को और मजबूत करेगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जो पूरा का पूरा गल्फ रीजन है यह न्यूक्लियर टिंडर बॉक्स बन जाएगा और छोटी सी भी एक गलती एक बहुत बड़े वॉर की तरफ लेकर जाएगा। इसके अलावा जो एनपीटी है, एनपीटी यानी कि अगर हम बात करें, ठीक, तो एनपीटी की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी, ठीक। तो एनपीटी की अगर हम बात करें तो एनपीटी का उद्देश्य क्या था कि नए देशों के हाथ में न्यूक्लियर हथियार ना जाए। लेकिन इस पैक्ट में एनपीटी की क्रेडिबिलिटी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। सऊदी ऑफिशियली न्यूक्लियर कंट्रीज नहीं, लेकिन पाकिस्तान से जो इनडायरेक्ट कवर उसको मिलेगा वह एनपीटी को बाईपास करता है। और अगर यह मॉडल सफल हुआ तो और भी देश हैं जो न्यूक्लियर शेयरिंग करना शुरू कर देंगे और इसका परिणाम यह होगा कि ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस जो है वह कमजोर होगी, न्यू आर्म्स रेस शुरू होगा और ये आर्म रेस केवल मिडिल ईस्ट में नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। तो अंततः हम इसमें यही कह सकते हैं साथियों, जो हमने पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किया, सऊदी और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है यह कोई साधारण मिलिट्री डील नहीं है। यह मिडिल ईस्ट के पावर पॉलिटिक्स का एक नया और खतरनाक चैप्टर है।
अगर हम इसको न्यूक्लियर एंगल से देख रहे हैं तो पैक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में पहली बार न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो बन सकता है। रिजल्ट आर्म रेस शुरू हो सकता है। इंडिया को भी जो है वो सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी और गल्फ में 90 लाख से अधिक भारतीय जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन इंडिया को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा है कि इंडिया हमारा एक मजबूत दोस्त है। इसका मतलब सऊदी अरब ने इस डील के बाद इंडिया को आश्वस्त किया है कि इंडिया हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो डील हो रहा है उसको अपने अगेंस्ट मत समझे, क्योंकि यह जो डील है वो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के आपसी समझ, ये भारत के लिए कोई तुरंत का खतरा नहीं। और जियो पॉलिटिक्स का जो खेल होता है दोस्त, वह सर्वाइवल और सुपरमेसी के इर्द गिर्द घूमता है। मैंने शब्द कहा सर्वाइवल और दूसरा शब्द कहा सुपरमेसी। सऊदी अरबिया सर्वाइवल चाहता है ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट से। पाकिस्तान सर्वाइवल चाहता है अपने यहां के आर्थिक जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक जो दिवालियापन है उससे। ईरान सुप्रीमेसी चाहता है गल्फ रीजन में। इजराइल सिक्योरिटी चाहता है ईरान और अरब वर्ल्ड से। यूएसए और चाइना सुपरमेसी चाहते हैं क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पर सबसे पीक में पहुंचे। तो हर देश की अपनी स्थिति है, हर देश का अपना हित है और उसके आधार पर वो नए नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। आज सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी हुआ है, डील हुआ है, कल किसी और के बीच में होगा। और यही जियोपॉलिटिक्स की असली प्रकृति है, डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए। इंडिया को इस स्थिति में बहुत ही संतुलित रहकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनानी होगी। इंडिया को अपने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा, जो 60% के आसपास इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भर है। इंडिया को अपना सप्लाई चेन जो है उसको और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करना होगा। सऊदी और ईरान दोनों से इंडिया को अच्छे संबंध बना के रखने होंगे। एक तरफ सऊदी और यूएसए, तो दूसरी तरफ ईरान और रशिया और चाइना। इंडिया को न्यूट्रल होकर जो है वह काम करना होगा। पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को इंडिया नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इंडिया को अपने न्यूक्लियर और कन्वेक्शनल कैपेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करना होगा। साथियों, अब आपकी बारी है। मैं आपके ऊपर 2 सवाल छोड़ देता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, जिसका जवाब आपको कल की क्लास में देना है। क्या सऊदी को सचमुच पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, या यह सिर्फ ईरान को डराने की एक रणनीति है, एक स्ट्रेटजी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इंडिया को इस सिचुएशन में कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए? सऊदी और ईरान को कैसे बैलेंस करेगा? और इन सवालों का जवाब केवल जियो पॉलिटिक्स में नहीं, बल्कि इंडिया के लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को भी यह डिफाइन करेगा। और इनके जवाब आप कमेंट के माध्यम से या क्लास में आप हमें बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ सकते हैं। आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से दीजिए। चैनल आपका है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।